Assalamu alaikum students and welcome to web designing course, and this is our same session, that is introduction to web, and this is our second video on this session. So first of all students, हम देखते हैं टॉपिक कि हम इसमें कौन से कवर करने जा रहे हैं। इसमें जो है वो नेटवर्क है, मीन्स नंबर 10 पॉइंट है, नेटवर्क है, देन स्टैटिक एंड डायनामिक वेबसाइट्स हैं, वेब टेक्नोलॉजीज हैं, इंट्रोडक्शन टू HTML5, डोमेन रजिस्ट्रेशन, वेब होस्टिंग, नेम सर्वर और अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग का कंसेप्ट है, और FTP है। ठीक है, तो ये जो है कॉन्सेप्ट्स हैं इनके। मैं आपको जो है वो सेम मैं अपने ब्लॉग पे चला जाता हूँ, उसमें मैंने कुछ टॉपिक इसमें लिखे हैं और कुछ टॉपिक मेरे जो है दूसरे सेशन में है। तो सबसे पहले नेटवर्क क्या है, मैं आपको नेटवर्क के बारे में बताता हूँ, नेटवर्क के क्या फायदे हैं उसके बारे में बताता हूँ। तो नेटवर्क को कई तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, मीन्स देयर आर मेनी वेज टू डिस्क्राइब द नेटवर्क। वन वे टू डिस्क्राइब द नेटवर्क इज ग्रुप ऑफ interconnected computers which with each other is called network। आपस में जो कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं उस ग्रुप को नेटवर्क कहा जाता है। ठीक है, जो which can share the resources, और वो अपने जो रिसोर्स हैं उनके, यानी रिसोर्स में आपका उनके डिवाइस हैं और उनके फाइल्स हैं, उनका डेटा है, वो आ जाता है, वो शेयर कर सके, तो वो नेटवर्क होता है। अमूमन जो नेटवर्क बनाया जाता है वो जो हम देखते हैं कि आम स्कूल्स में, इंस्टीट्यूट्स में, शॉप्स पे बना होता है, और वो इतना यूज़ भी नहीं कर रहे होते हैं नेटवर्क को, और उस नेटवर्क बनाने का मकसद होता है इंटरनेट का एक कॉमन कनेक्शन जो है वो शेयर करना। देखें, अगर सपोज किसी के पास 10 पीसी हैं और वो इंटरनेट का कनेक्शन 10 पीसीज में देना चाहे, तो एक तरीका है कि 10 कनेक्शन ले ले। अब जाहिर सी बात है वो क्या होगा, हो जाएगा एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो उसका बेहतर तरीका क्या होता है कि वो 10 पीसेस को आपस में कनेक्ट करे और एक ही इंटरनेट का कनेक्शन दे। उसका जो जाहिर सी बात है इंटरनेट कनेक्शन का खर्चा बच जाएगा, वो जो इंस्टॉलेशन होती है, उसकी मेंटेनेंस होती है, फिर उसके बिल्स होते हैं, तो सारे अगर सेव करना चाहते हैं तो एक ही कनेक्शन आपका शेयर हो सकता है तमाम पीसीस पे, चाहे कितने भी पीसीस हों लेकिन वो आप कनेक्शन शेयर कर सकते हैं। उसके अलावा सपोज अदर एग्जांपल, एक कंप्यूटर ऐसा है जिसके पास डीवीडी रोम है और एक कंप्यूटर में डीवीडी रोम नहीं है। जिसमें नहीं है उसमें किसी भी दूसरे पीसी का अगर आपने नेटवर्क बनाया हुआ है तो आप शेयर करके इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, प्रिंटर। सपोज अगर प्रिंटर है और आप प्रिंटर नेटवर्क पर शेयर कर दें, तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप यूएसबी में या कहीं आप उठ के आप चले जाएं या उसको ईमेल करें कि ये मुझे करके दो प्रिंट पेजेस वगैरह। तो आप सेम अपने ही पीसी पे, अपने ही लैपटॉप पे आप बैठ के आप वहाँ से कमांड देंगे, कहीं पे भी आप कहीं से भी आप कमांड देंगे अपने नेटवर्क में से, किसी भी पीसी में से नेट कमांड आपने दिया, लेकिन आपकी प्रिंटिंग शुरू हो जाएगी अगर आपका प्रिंटर नेटवर्क पे शेयर है। तो अगर एक पीसी में वीएलसी प्लेयर है और दूसरे में वीएलसी प्लेयर आपका इंस्टॉल नहीं है और आप इंस्टॉल नहीं करना चाहते, तो आप वो वीएलसी प्लेयर शेयर करके आप दूसरे पीसी में एक्सेस कर सकते हैं। एक पीसी में सपोज सी लैंग्वेज रन हो रहा है, दूसरे पीसी में सी लैंग्वेज नहीं है, तो आप दूसरे पीसी का जो है वो शेयर कर सकते हैं और उसका एक्सेस कर सकते हैं। आप अगर कोई भी फोल्डर आप शेयर कर दो, तो उसमें जो भी आप काम करोगे वो पूरे नेटवर्क पे होगा, और वह पूरा तमाम कंप्यूटर्स जो है वो उसको देख सकते हैं, उसको ओपन कर सकते हैं। जब कोई कंप्यूटर नेटवर्क में नहीं होता तो उसको स्टैंड अलोन कंप्यूटर कहा जाता है, और यानी वो सिर्फ इंफॉर्मेशन हैंडल कर सकता है, वो एज ए इंफॉर्मेशन हैंडलिंग टूल तो इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन स्टैंड अलोन कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए यूएसबी की या एक्सटर्नल सोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है। तो जो नेटवर्क है
उसके मुख्तलिफ टाइप्स होते हैं, मीन्स अगेन देर आर डिफरेंट वेज टू कैटेगराइज द नेटवर्क. वन वे टू कैटेगराइज द नेटवर्क इज द साइज ऑफ नेटवर्क. According to size of network, there are three types of network. One is LAN, local area network. The network designed within building is called a network, is called a LAN. ठीक है. लोकल एरिया नेटवर्क जो है होता है वो एक बिल्डिंग तक बना हुआ होता है, उसको हम LAN कहते हैं. या आप कहेंगे एक ही कमरे, मतलब मिसाल के तौर पे आपके कमरे में 2 कंप्यूटर है, या आपके घर में एक आपके कमरे में एक आपके किसी ब्राउजर या सिस्टर या आपके फादर का कंप्यूटर है, आप उनको आपस में कनेक्ट करना चाहते हैं. नेटवर्क मोस्टली 2 पीसी से ज़्यादा कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन हम अगर 2 भी पीसी आपस में कनेक्ट कर लें तो हम कहेंगे ये 2 कंप्यूटर्स का एक, मतलब ये भी एक नेटवर्क है, ताकि वो आपस में शेयरिंग कर सकें. तो ऐसा नेटवर्क जो एक ही कमरे में, एक ही बिल्डिंग में, ठीक है, एक ही आपके यानी एक ही ज्योग्राफिकल एरिया से में मौजूद हो, मतलब एक ही बिल्डिंग तक महदूद हो, तो वो लेन होता है. लेन के काफ़ी नाम हो सकते हैं, जैसे अगर कोई कैंपस के लिहाज से है तो उसको कैंपस एरिया नेटवर्क कहा जाता है. और इसी तरीके से द सेकंड वन इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. ये बेसिकली लेन्स का मजमुआ होता है, मीन्स 2-3 लेन्स मिलके एक मेन बनाते हैं. आमतौर पे ये बिल्डिंग मल्टीपल जो नेटवर्क ज़ाहिर सी बातें मिलते हैं तो एक मेन बनता है. तो मीन्स हम कह सकते हैं कि इसका थोड़ा जो ज्योग्राफिकल एरिया होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, विद इन सिटी होता है ये, ठीक है, एक पूरा एरिया कवर करता है. द नेटवर्क स्प्रेड इन द सिटी इज कॉल्ड मेन. Main is the collection of lanes. So main is the collection of lanes. Basically, this is the definition of main. Wide area network. Main WAN is called global area network. GAN. तो मेन को ग्लोबल एरिया नेटवर्क भी कहा जाता है, और ये इट इज़ द नेटवर्क ऑल ओवर द वर्ल्ड, और ये वो नेटवर्क होता है जो कि पूरे दुनिया में होता है. इंटरनेट इज द WAN नेटवर्क. इंटरनेट एक WAN नेटवर्क है. उसके बाद है इंटरनेट. व्हाट इज इंटरनेट? The word internet is abbreviation of 2 words. बेसिकली जो इंटरनेट लफ्ज है वो 2 वर्ड्स से बना है, यानी 2 वर्ड मीन्स 2 वर्ड्स हैं जो उनका एक एब्रीविएशन है, एक मुखफ़िफ है. इंटरनेट शॉर्ट फॉर्म है उनका. एक इंटरकनेक्टेड, इंटर फॉर इंटरकनेक्टेड एंड नेट फॉर नेटवर्क्स. इंटरकनेक्टेड मीन्स आपस में जुड़े हुए, और नेटवर्क मीन्स जो है वो नेटवर्क. बेसिकली नेटवर्क, इसको भी अगर देखें, नेट मीन्स जाल और वर्क मीन्स बिछाया हुआ. आपके पास नेटवर्क के बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे आप अपने घर में मुख्तलिफ जो नेटवर्क आप जो मोबाइल के नेटवर्क आप इस्तेमाल करते हैं, जैसे जेएस का नेटवर्क, यूं फोन का नेटवर्क, इस तरीके से मुख्तलिफ टेलीविजन के नेटवर्क आते हैं, जैसे पीटीवी का नेटवर्क, जियो का नेटवर्क. तो इसी तरीके से आप रोड्स ऑफ नेटवर्क भी सुनते होंगे. तो आप इस तरीके से मुख्तलिफ जो है नेटवर्क आपने जो है वो सुने होंगे. लेकिन हमारा जो है वो नेटवर्क का मकसद होता है कंप्यूटर्स का नेटवर्क. तो इंटरनेट बेसिकली कंप्यूटर्स और कंप्यूटर्स का एक नेटवर्क है. नेटवर्क का मतलब होता है कंप्यूटर्स का जाल बिछाया हुआ, मीन्स पूरी दुनिया में या पूरी बिल्डिंग में कंप्यूटर का जब हम जाल बिछाते हैं तो हम इसको कहते हैं नेटवर्क, मीन्स जाल बिछाया हुआ किसका? कंप्यूटर्स का. तो आपस में जब कोई भी चीज़ कनेक्ट होती है तो बेसिकली उसका वो नेटवर्क बनता है. तो लेकिन अकॉर्डिंग टू अवर फील्ड हम उनको कहेंगे collection of computer, set of computer, group of computers is called a network. ठीक है. तो network is what? It is a group of computers. So जब वो ग्रुप एक ही कमरे, एक ही बिल्डिंग में है तो वो लेन है. जब वो मल्टीपल लेन्स आपस में मिलते हैं तो वो मेन बनता है. पूरी दुनिया में मल्टीपल बहुत सारे कंप्यूटर और बहुत सारे नेटवर्क मिलके एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाते हैं, ताकि इंफॉर्मेशन एक्सचेंज वगैरह हो, तो उसको इंटरनेट कहा जाता है. इंटरनेट को बहुत सारे वर्ड्स में डिफाइन किया जा सकता है, जैसे इंटरनेट इज अ लार्ज नेटवर्क, एंड आल्सो इंटरनेट को हम कह सकते हैं कि इट इज द कलेक्शन ऑफ नेटवर्क्स. ठीक है. इंटरनेट इज द सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन. सो यहाँ पे डेफिनेशन जो लिखी हुई है वो है इंटरनेट इज द कलेक्शन ऑफ worldwide networks which is used to communicate all over the world. इंटरनेट एक नेटवर्क्स की कलेक्शन है पूरी दुनिया में, और
जो है वो कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होती है पूरी दुनिया में। इंटरनेट इज द नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। बेसिकली इंटरनेट जो है वो बहुत सारे नेटवर्क का एक नेटवर्क होता है, और यू कैन से इंटरनेट इज द लार्ज नेटवर्क विच इज स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंटरनेट एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो कि पूरी दुनिया में फैला हुआ है। इस तरीके से नेक्स्ट इज व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वेबसाइट और वेब पेजेस। जैसे हमने पिछले क्लास में वीडियो में देखा कि वेब पेज और वेबसाइट क्या है। मैंने आपको बताया कि वेब डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो वेब पेज कहलाते हैं, और जब वो डॉक्यूमेंट मिलकर एक बहुत बड़ी वेबसाइट की शेप अख्तियार करते हैं तो वो वेबसाइट कहलाते हैं। मीन्स इट इज अ सेट ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस इज कॉल्ड वेबसाइट। ओके, बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स, वन इज स्टैटिक वेबसाइट और दूसरी डायनामिक वेबसाइट है। स्टैटिक वेबसाइट आर डिजाइन इन HTML एंड CSS। स्टैटिक वेबसाइट्स को HTML और CSS को यूज करते हुए बनाया जाता है। विजिटर के नॉट इंटरेक्ट विद द स्टैटिक वेबसाइट। विजिटर उससे इंटरेक्ट नहीं होता, मीन्स जब यूजर क्लिक करेगा तो उसको उसका रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा। यूजर माउस ओवर करेगा तो उसको उसका रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा। मीन्स यूजर के जो एक्शंस होते हैं उनके जो रेस्पॉन्स होते हैं वो नहीं होंगे इनमें। स्टैटिक वेबसाइट्स कैन बी जस्ट रीड बाय द यूजर्स। वो सिर्फ देखी जा सकती हैं, पढ़ी जा सकती हैं, और द कंटेंट ऑफ वेबसाइट इज नॉट चेंजेबल। तो वो कंटेंट चेंज नहीं होता है, उसका स्टैटिक होता है। मीन्स स्टैटिक वेबसाइट्स ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जिनका कंटेंट चेंज नहीं होता, जिसमें यूजर इंटरेक्शन नहीं होता, जिसमें आमतौर पे एनिमेशन भी इतनी नहीं होते, जिसमें कंटेंट आपका चेंजेबल नहीं होता। मीन्स ये मीन्स वी कैन से देयर आर थ्री main factors in static website, that content cannot change, there is no user interaction, and third is के यूजर का इंटरेक्शन नहीं होता और वैलिडेशन वगैरह नहीं होती, और आमतौर पे एनिमेशन भी इसमें कम ही होती है। डायनामिक वेबसाइट are written using server side languages such as PHP, ASP, Cold Fusion, JSP, etc. देखें, डायनामिक वेबसाइट का मतलब होता है ऐसी वेबसाइट जिनमें यूजर का इंटरेक्शन हो। मतलब यूजर अगर कोई एक्शन परफॉर्म करे तो उसको रेस्पॉन्स मिले। जैसे आपने एक न्यूज ट्रैकर बना लिया, माउस अगर ओवर करे, आप चाह रहे हैं कि अगर विजिटर कोई माउस ओवर करे तो वो रुक जाए। अगर किसी बटन पे विजिटर क्लिक करे तो उसको रेस्पॉन्स मिले। अगर कोई यूजर इंफॉर्मेशन गलत देता है तो उसको वैलिडेट करे, उसकी इंफॉर्मेशन ली जाए, उनको फीडबैक दिया जाए। यानी यूजर इंटरेक्शन भी होता है इनमें, कंटेंट चेंज होता रहता है। ठीक है, अच्छा, ये आप आमतौर पे डायनामिक वेबसाइट अगर आप बनाना चाहते हैं और सर्वर साइड के बगैर, तो वेबसाइट अगर डायनामिक आपको करनी है तो आप तीन चीजें मिला के आप बना सकते हैं, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। इन तीनों चीजों को हम मिला के हम डायनामिक वेबसाइट बना सकते हैं। ठीक है, प्लस अगर आप और भी चीजें हैं जैसे jQuery है, अगर आपको आती है, यानी हम इस सीखेंगे। मैं आगे आपको जो है वो जो हमारे सेशन होंगे उसमें एक वीडियो कुछ वीडियोस हमारे jQuery पे भी होंगे, कुछ बूटस्ट्रैप पे भी होंगे, और कुछ वर्डप्रेस पे भी होंगे। कहने का मकसद ये जो हमारा वेब डिजाइनिंग का कोर्स होगा ये एक पूरा अमली कोर्स होगा, ये कंप्लीट कोर्स होगा जिसके बाद आप एक प्रोफेशनल लेवल पे वेबसाइट डिजाइनिंग आप कर सकते हैं। आप एज अ फ्रीलांस काम कर सकते हैं, आप अपने वेबसाइट्स बना सकते हैं, आप अपने क्लाइंट्स के लिए वेबसाइट बना सकते हैं, आप कहीं पे भी जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आप इंशाल्लाह इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद इस एबल हो जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें वेबसाइट्स की पता होंगी फ्रॉम A to Z। ठीक है, यानी आपको वेब पता होगा कि वेब होस्टिंग कैसे ली जाए, डोमेन रजिस्ट्रेशन कैसे होगी, नेम सर्वर्स कैसे एडजस्ट हो, मतलब सारी चीज़ें जो है वो आपको वेबसाइट्स की आ जाएंगी। ठीक है, तो बस शर्त ये है कि आपको सारे वीडियोस जो हैं वो आपने देखने हैं। ठीक है, और बड़े गौर से देखने हैं, और जो है उनको टाइम देना है। तो नेक्स्ट इज
तो डायनामिक वेबसाइट बनाने के लिए तो आपको मैंने बताया कि सर्वर साइड भी लाजमी है। डायनामिक वेबसाइट एक बनाने के लिए हम जो है वो अगर जावास्क्रिप्ट के थ्रू भी इंटरेक्शंस, वैलिडेशंस, एनिमेशन वगैरह लगा सकते हैं, तो वो भी डायनामिक वेबसाइट जो है हम उसको कह सकते हैं। ठीक है, तो विजिटर कैन इंटरेक्ट विथ डायनामिक वेबसाइट, विजिटर इंटरेक्ट हो सकता है। Visitor can read and can also provide content such as they can write articles, provide and access their information and can give comments etc. ये visitor कर सकते हैं। The content of website is changeable, content changeable होता है। They are the main factors of the dynamic website. Again, explain the important types of web technologies. देखें, जो वेब की टेक्नोलॉजीज हैं, कुछ टेक्नोलॉजीज क्लाइंट साइड होती हैं और कुछ सर्वर साइड होती हैं। हमारे वेब के अंदर बेसिकली जब आप कोई वेब आप लिखते हैं, सपोज अपने मोबाइल में या अपने लैपटॉप में, टैबलेट में आपने लिखा www.facebook.com, अब हुआ क्या, फेसबुक आपके नेटवर्क में तो नहीं था, फेसबुक तो फेसबुक के किसी सर्वर में होगा, मतलब किसी और वेब होस्टिंग सर्वर में है वो, लेकिन आपके पास जो है वो आया तो आपने एक आप जो है आप एक क्लाइंट हो, आपका जो लैपटॉप है वो एक क्लाइंट है, आपका ब्राउजर जो है वो एक क्लाइंट है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक क्लाइंट है। तो ये जो क्लाइंट साइड चीजें हैं सारी। दूसरी चीजें क्या होती है, सर्वर साइड, जो कि सर्वर में जहां से आपकी वेबसाइट आती है वो मशीन सर्वर है, उसमें जो सॉफ्टवेयर चलते हैं वो सर्वर है, सर्वर सॉफ्टवेयर है। जैसे सपोज वो अपाची सर्वर चला रहा है, यानी सर्वर है, लिनक्स सर्वर है, अपाची सर्वर पे रन हो रहा है, उसमें आपकी वेबसाइट्स हैं, तो मतलब हम कह सकते हैं कि वो वेब सर्वर्स हैं। तो जो क्लाइंट पे चीजें चलें वो क्लाइंट साइड होंगी और जो सर्वर पे चलें वो सर्वर साइड होंगी। क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजीज में HTML है, CSS है, जावास्क्रिप्ट है। अच्छा, जावास्क्रिप्ट पे कुछ फ्रेमवर्क ऐसे भी हैं जो सर्वर साइड है, और जावास्क्रिप्ट जो खुद है बेसिकली वो क्लाइंट साइड है। तो सबसे पहले क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजीज है। दीज टेक्नोलॉजीज कैन बी रन इनसाइड द क्लाइंट मशीन्स when visiting websites such as HTML, CSS, JavaScript, etc. ये बेसिकली क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजीज हैं। तो देखिए, मैंने कुछ ये जो हमारी क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजीज हैं, चीज़ें हैं, उनकी मैंने डेफिनेशन लिखी हैं और बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है, यानी आपसे अगर कोई पूछता है तो आप इनको आसानी से रिमेंबर भी कर सकते हैं। यू कैन मेमोराइज दीज डेफिनेशंस इजीली। And one is HTML. HTML stands for hypertext markup language, is used to display content. मीन्स कंटेंट डिस्प्ले करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, प्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इट इज अ प्रेजेंटेशन लैंग्वेज। CSS stands for cascading style sheets. CSS specify how to display content. जैसे HTML display content, but CSS specify how content should be display, how content should display। ठीक है, तो HTML का कंटेंट डिस्प्ले हो कैसे हो वो CSS स्पेसिफाई करता है। और बेसिकली जो HTML की चीज़ें होती हैं, एलिमेंट्स होते हैं, दे आर बेजान चीज़ें होती है, समझे कि उनमें जो जान आती है वो जावास्क्रिप्ट के ज़रिए आती है, यानी फंक्शनलिटी उसमें नहीं होती है HTML में। उनको फंक्शनल बनाने के लिए, उनको फंक्शनलिटी देने के लिए हम जावास्क्रिप्ट को इस्तेमाल करते हैं। XML is basically extensible markup language. It is used to exchange data between various systems, and HTML is the basically जो है वो it consists of JavaScript, HTML and CSS। ये basically combination को हम DHTML कहते हैं। और XHTML is the version of HTML। ठीक है, और सर्वर साइड टेक्नोलॉजीज जो होती हैं, जो सर्वर में रन हो रही होती हैं, आपका सर्वर इवन जो 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 वेब होस्टिंग सर्वर है, आपका सर्वर कोई भी कुछ भी हो सकता है, कोई भी मशीन हो सकती है जिसमें आपका जो है वो सर्विसेज दूसरे क्लाइंट्स को दे, वो बेसिकली सर्वर है। मीन्स एनी मशीन और एनी सॉफ्टवेयर which gets service, it is client, and which provides service, it is server। तो सर्वर आपकी मशीन है, सर्वर आपका क्लाइंट है, सॉरी, सर्वर आपकी मशीन है और इस तरीके से आपका जो क्लाइंट है वो भी आपकी मशीन हो सकती है। और जो सर्वर में जो सॉफ्टवेयर चलते हैं
सबसे पहले सॉफ्टवेयर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। सर्वर में हमेशा सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जैसे अगर आपकी होस्टिंग लिनक्स है, लिनक्स की वेब होस्टिंग आपने सुना होगा, तो वो बेसिकली उसमें लिनक्स सर्वर होते हैं और उन लिनक्स सर्वर्स में अपाची वेब सर्वर जो है वो रन होता है, जिस पे आपकी वेबसाइट चलती है। इसी तरीके से अगर विंडोज है तो विंडोज वेब होस्टिंग के अंदर आपका विंडोज सर्वर होता है और IIS जो सर्वर है उसमें चला होता है, जिसमें आपकी वेबसाइट चलती है। तो ये बेसिकली सर्वर साइड चीज़ें हैं। जैसे सर्वर साइड चीज़ें हम जो PHP और JSP वगैरह इस्तेमाल करते हैं, इनको बेसिकली हम कम्युनिकेशन कराने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि हमारे जो सर्वर्स जो है वो क्लाइंट से इंफॉर्मेशन दें, क्लाइंट को इंफॉर्मेशन दे, डेटा लें, डेटा दे वगैरह। तो बेसिकली उनका एक कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए हम जो है वो इस्तेमाल करते हैं सर्वर साइड। तो अगेन जो है वो बेसिकली पहले हमने डिफाइन किया था HTML को, सिंपली वी हैव डिफाइंड द HTML, बट नाउ वी एक्सप्लेन HTML5। ओके, सो HTML की 5 की कुछ पॉइंट्स लिखी हुई हैं कि HTML5 क्या है। HTML5 इज बेसिकली द लेटेस्ट वर्जन ऑफ HTML। ठीक है, द प्रीवियस वर्जन ऑफ HTML 4.01 जो है वो 1999 में आया था। और HTML बेसिकली जो डिज़ाइन हुआ, HTML5 वाज डिजाइन टू रिप्लेस HTML4, XHTML एंड DOM लेवल 2। HTML5 एक नया वर्जन है जो कि HTML4, XHTML वगैरह इनको रिप्लेस कर रहा है। HTML5 was especially designed to deliver rich content without the need for external plugins like Flash and Silverlight। पहले क्या होता था, जो एनिमेटेड जो प्लगइन्स होते थे या बैनर्स होते थे या कुछ ग्राफिक्स का काम होता था, तो वो बेसिकली उनको बनाया जाता था फ्लैश वगैरह पे। तो ये कम हुआ, हम डायरेक्ट ग्राफिक्स का काम है इसमें, लोकल स्टोरेज का काम है इसमें, काफ़ी API मौजूद है, तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं HTML5 में। मीन्स वी डोंट नीड यूज द फ्लैश in HTML5. So second is HTML5 delivers everything from animation to graphics, music to movies, and can also be used to develop complicated web applications। तो HTML5 आपको हर चीज़ देता है, एनिमेशन से लेकर ग्राफिक्स तक, यानी इसमें एनिमेशन भी आप बना सकते हो, ग्राफिक्स भी इसमें मौजूद हैं, म्यूजिक और मूवीज का काम भी कर सकते हो, उसका भी बिल्ट इन इसमें, जैसे ऑडियो का टैग है, वीडियो का टैग है, इसमें अवेलेबल है। एंड आल्सो कैन बी यूज्ड टू डेवलप कॉम्प्लिकेटेड, इसमें हमारे जो है वो वेब रिच वेब एप्लीकेशंस बनाने के लिए वेब वर्कर होते हैं, लोकल स्टोरेज है, और जैसे ग्राफिक्स का भी यूज़ किया जाता है। और ये सारी जो है इसमें जैसे कुकी है, तो ये बेसिकली जो है ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हुए हम रिच वेब एप्लीकेशन और कॉम्प्लिकेटेड वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं, जो कि पहले HTML4 में पॉसिबल नहीं थी, अब वो काम हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ये काफ़ी नए फीचर हैं। सेकंड देन HTML5 इज द क्रॉस प्लेटफॉर्म and it was designed to work whether you are using a PC, a tablet or smartphone or smart TV। तो HTML5 एक क्रॉस प्लेटफॉर्म है और आप इसको, ये जो डिज़ाइन किया गया है वो किसी भी चीज़ पे आप चला सकते हो, PC पे, टैबलेट पे, यानी ये HTML5 जो है वो एक आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे आप इसको चला सकते हो। Then the point is how did HTML5 get started? HTML5 कैसे वजूद में आया? तो इसका जो है कुछ पॉइंट्स लिखे हुए इसके कि HTML5 is the cooperation between the World Wide Web Consortium and W3C and the World Web Hypertext Application Technology Working Group WordWig। तो बेसिकली दो ऑर्गेनाइजेशंस जो है मिलके इन्होंने जो है वो एक HTML5 जो है बनाया है, और जो HTML W3C was working with HTML 2.0 sorry XHTML 2.0 and WordWig was working with the web forms and applications। जो WordWig था वो वेब फॉर्म और एप्लीकेशन पे काम करता था, जबकि W3C जो है वो XHTML 2.0 पे काम करता था।
तो उन्होंने मिलके एक तामन से जो है वो बेसिकली HTML बनाया। इन 2007 दे डिसाइडेड टू कोऑपरेट एंड क्रिएट अ न्यू वर्जन ऑफ HTML। 2006 में उन्होंने जो है वो ये फैसला किया कि वो आपको मिलके एक नया HTML का वर्जन बना लें, और सम रूल्स फॉर HTML5 वर एस्टैब्लिश्ड, और कुछ रूल बनाए गए कि इस इन रूल्स के तहत जो है वो HTML5 बनेगा। अब वो क्या है आप देखें। सबसे पहले पॉइंट है न्यू फीचर्स शुड बी बेस्ड ऑन HTML, CSS, DOM एंड जावास्क्रिप्ट। ठीक है, और नए जो फीचर होंगे वो HTML, CSS, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल और जावास्क्रिप्ट के बेस पे होंगे। नेक्स्ट इज द नीड फॉर एक्सटर्नल प्लगइन्स लाइक फ्लैश शुड बी रिड्यूस्ड। दूसरा मकसद क्या था, फ्लैश जैसे एक्सटर्नल जो प्रोग्राम्स को कम का इस्तेमाल जो है वो कम करना था। नेक्स्ट, एरर हैंडलिंग शुड बी इजियर देन प्रीवियस वर्जन, और एरर हैंडलिंग को भी आसान जो है वो करना था। स्क्रिप्टिंग शुड बी रिड्यूस्ड बाय मोर मार्कअप, जैसे जावास्क्रिप्ट है, VB स्क्रिप्ट है, इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल था। मिसाल के तौर पे हमने अगर ईमेल यूज़र से लेना है, उनको वैलिडेट कराने के लिए पहले हम जो है वैलिडेशन का कोड लिखते थे। ठीक है, URL को वैलिडेट कराने के लिए हमें कोड लिखना पड़ता था, लेकिन HTML5 में ऑटोमेटिक ये चीज़ें मौजूद हैं, ऑटोमेटिक वैलिडेशन मौजूद है, तो हमें खुद कोड नहीं करना पड़ता। तो हम कह सकते हैं कि सॉरी जो है वो कि HTML5 में जो है वो स्क्रिप्टिंग को कम किया गया है। HTML5 भी डिवाइस इंडिपेंडेंट मीन्स, डिवाइस इंडिपेंडेंट का मतलब होता है आप किसी भी डिवाइस पे चल सके HTML5, तो वो होना चाहिए इसको। द डेवलपमेंट प्रोसेस शुड बी विजिबल टू द पब्लिक। ठीक है, तो ये जो है वो कुछ पॉइंट्स हैं जो HTML5 बनाने के लिए कुछ रूल्स बनाए गए, ये वो हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट इज डोमेन रजिस्ट्रेशन। ठीक है, बेसिकली डोमेन क्या होता है, डोमेन कहा जाता है जैसे आपकी वेबसाइट है, आपका नाम है अली, अब आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको अपना डोमेन यानी रजिस्टर्ड कराना होगा। अब आपका डोमेन लाजमी नहीं कि आप अपने नाम से कराएं। बेसिकली जो डोमेन रजिस्टर्ड कराया जाता है, पहले आपको टॉपिक पता हो कि आप किस टॉपिक पे वेबसाइट बनाना चाहते हैं। जैसे सिंपल, अगर आपका स्कूल है, स्कूल चला रहे हैं तो स्कूल के नाम से आप वेबसाइट बनाओगे, या कोई आप स्टेट एजेंसी चला रहे हो तो आप उस नाम से बनाओगे। आप इस अगर कोई भी ऐसा कारोबार कर रहे हो तो आप उस कारोबार के नाम से आप उम्मन जो है वेबसाइट बनाई जाती है। लेकिन अगर जनरल टॉपिक्स पे आप बात करते हो, जैसे आप कोई ब्लॉगिंग वगैरह के लिए आप काम कर रहे हो, तो जो जब भी आप वेबसाइट बनाओगे तो आपको पता हो कि टॉपिक, मतलब आप पॉलिटिक्स पे लिख सकते हो, आप जो है वो मिसाल के तौर पे क्रिकेट या गेम्स पे लिख सकते हो, आप इंटरटेनमेंट पे काम कर सकते हो, हेल्थ पे काम कर सकते हो। आप जिस भी टॉपिक के बारे में जानते हो और उस टॉपिक के बारे में आप वेबसाइट बनाना चाहोगे, तो वेबसाइट बनाने के लिए सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है डोमेन रजिस्ट्रेशन। यानी आपका जो डोमेन है वो रजिस्टर्ड कराना होता है। जैसे आप कह रहे हैं कि मेरा नाम अली है, मैं अपने नाम से alilive.com से के ज़रिए जो है मैं वेबसाइट बनाना चाहता हूँ। तो डोमेन रजिस्टर्ड कराने का तरीका क्या है, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं डोमेन रजिस्ट्रेशन के लिए, जैसे कि एग्जांपल www.godaddy.com। सॉरी, मेरा इंटरनेट मैंने बंद किया हुआ है।
ठीक है, तो वो उस डोमेन की अवेलेबिलिटी लाजमी है कि आपका वही डोमेन होगा जो अवेलेबल हो। तो मिसाल के तौर पे आप चाह रहे हैं कि अली लाइव के नाम से आप डोमेन बनाना चाहते हैं, आप यहाँ पे लिखें अली लाइव डॉट कॉम या डॉट नेट, जो भी आपको चाहिए, और यहाँ पे क्लिक करें सर्च डोमेन पे। जैसे आप सर्च डोमेन पे क्लिक करेंगे तो जो भी डोमेन के एक्सटेंशन अवेलेबल होंगे उनकी लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, तो अली लाइव डॉट इन अवेलेबल है, अली लाइव डॉट इन्फो अवेलेबल है, अली लाइव डॉट एक्सवाइजेड भी अवेलेबल है, अली जो है वो एग्जिस्ट डॉट कॉम है, अली लाइव डॉट लाइव है, अली लाइव डॉट इन्फो है, ये सारे अवेलेबल हैं, अली लाइव डॉट लाइव है, ये सारे डोमेन अवेलेबल हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो है अली लाइव ऑलरेडी किसी ने लिया हुआ है, तो आप कोई और ले सकते हैं। जैसे सपोज आपका ना आपके स्कूल है, आप चाहते हैं abc स्कूल डॉट कॉम, आपका abc स्कूल है और उसके नाम से आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं और आप उसका डोमेन सर्च कर रहे हैं, तो ये भी लिया हुआ है। सपोज मैं KHI के नाम से कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये abc स्कूल KHI.net.org.info अवेलेबल है और ये भी अवेलेबल है और इसकी प्राइस लिखी हुई है। आप सिंपल क्या करो, ऐड टू कार्ट करो और इसमें साइन अप करोगे और जो है जैसे ऐड हो गया आप वापस में इसमें कंटिन्यू करोगे और जो है आपको से पेमेंट की इन्फॉर्मेशन लेगा। और इसका सिंपल प्रोसीजर होता है, मीन्स जो भी इसको आपको इंस्ट्रक्शन मिलते जाएं वो आप फॉलो करते जाएं और आप डोमेन रजिस्टर्ड करा लें। जब आप डोमेन रजिस्टर्ड कराएंगे तो आपको कहेगा, सपोज मैं कंटिन्यू टू कॉर्ट पे क्लिक करता हूँ। जब आप कंटिन्यू टू कॉर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको जो है और भी सर्विस बताएगा कि आप ये सर्विस दे सकते हैं, लगा सकते हैं। सपोज मैं नो थैंक्स पे क्लिक कर देता हूँ और वेब होस्टिंग अगर चाहिए तो येस, वरना नो थैंक्स पे रहने दें। और आप पैकेज कौन सा चाहिए आपको, वो पैकेज चूज़ कर लें। सपोज हम इकोनॉमी चूज़ कर लेते हैं और यहाँ पे दूसरी भी चीज़ें हैं आपको वगैरह, आप कंटिन्यू विथ दीज ऑप्शंस पे क्लिक करें। यानी कहने का मतलब हम डोमेन और होस्टिंग दोनों रजिस्टर्ड करा रहे हैं, तो बेसिकली दोनों के जो है प्राइस यहाँ पे बन के आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ड्यूरेशन है कि आप 1 ईयर के लिए बनाना चाहते हैं या रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं या 1 साल के लिए। ठीक है, तो आप देखें कि ये 800, ये प्राइस, ये अदर फीचर्स हैं वो मतलब ऑप्शनल हैं, आप दें या ना दें। तो इसका आप यहाँ पे देखें, जो इसका टोटल बना हुआ है 1 साल का, वो बना हुआ है 6300 और जो है वो 67। तो ये हमारा जो है वो टोटल बना है। आप रजिस्टर्ड कराओगे अपने आप को और फिर वापस आप इसको जो है आप इसकी पेमेंट कराओगे तो आपका डोमेन और होस्टिंग दोनों रजिस्टर्ड हो जाएंगे। लेकिन आप मर्जी है आपकी, डोमेन यहाँ से लें या किसी और वेबसाइट से ले लें, होस्टिंग यहाँ से लें या होस्टिंग किसी और से ले लें। ठीक है, तो आप ले सकते हैं। तो मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर आपको कस्टमर नेम याद है तो वो आप लिखेंगे। बहरहाल इस पे हम नहीं जाते। तो सिंपल क्या होते हैं, आपको नेम सर्वर भी चेंज करने होते हैं। आप डोमेन मैनेजमेंट में या कोई ना कोई आप, यानी ये तब होता है अगर आपने एक कंपनी से डोमेन रजिस्टर्ड कराया और दूसरी कंपनी से आपने वेब होस्टिंग ली। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर आपने ऐसा किया तो फिर क्या होगा, आपको उस जो आपका रजिस्ट्रार है यानी जिस जहां से आपने डोमेन रजिस्टर्ड कराया है वहां पे डोमेन मैनेजमेंट वगैरह होगा, कोई ना कोई ऑप्शन होगा जिसमें आपको नेम सर्वर डालने होंगे। ठीक है,
नेम सर्वर किसके डालेंगे, जिससे आप होस्टिंग ले रहे हैं, मतलब एक ही कंपनी से अगर वेब होस्टिंग भी लें और डोमेन लें फिर तो इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप अलग अलग ले रहे हैं तो आपको नेम सर्वर जो है आपको लगाने होते हैं। आपके जो भी डोमेन होता है जहाँ से भी आपने रजिस्टर्ड कराया है, मीन्स आप चाहे मीन्स ये भी कर सकते हैं कि भाई 10 साल के लिए आप डोमेन रजिस्टर्ड कराएं। फिर आप होस्टिंग आप किसी से भी लें, सपोज 2 साल एक कंपनी से ले लें होस्टिंग, मज़ा नहीं आया या उसकी सर्विस आपको समझ में नहीं आई, तो आप होस्टिंग 2 साल के लिए किसी और से ले लें या 1 साल के लिए किसी और से लें। तो वेब होस्टिंग वाले क्या करते हैं, आपको नेम सर्वर जो है वो देते हैं, वो आपको जाके डोमेन अपना जो रजिस्ट्रार होता है वहाँ पे आप जो है वो देते हैं। तो ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट था कि डोमेन जो रजिस्टर्ड होते हैं और फिर उनकी वेब होस्टिंग होती है। आप बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, जैसे होस्ट गेटर .com है, www.bluehost.com है। तो ये वो मैं बता रहा हूँ जो बहुत पॉपुलर हैं और बहुत रिलायबल जो है वो कंपनीज हैं वेब होस्टिंग और डोमेन्स की। ठीक है, अच्छा, अगर आपके पास डोमेन .pk है, .net है, सॉरी .pk है या .edu.pk है, तो बेसिकली उसके प्रोसीजर्स अलग होंगे। जैसे .edu.pk के लिए जो है वो हमें जो pk निक को सर्टिफिकेट देना होता है, ठीक है, एक एप्लीकेशन देनी होती है, एक सर्टिफिकेट देना होता है, ताकि वो हमारे जो भी डोमेन हम रजिस्टर्ड करा रहे हैं तो उसको एक्टिवेट करें। बाकी .com .org की ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, बस .edu.pk की रिक्वायरमेंट होती है कि वो एजुकेशन जो इदारा है उससे एक लेटर मांगते हैं, ठीक है, लेटर ऑफ अथॉरिटी होता है, और एक सर्टिफिकेट मांगते हैं जो भी इस इदारे का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है। लेकिन अगर आप .pk कर रहे हो तो वो भी जो pk निक से ये एक वेबसाइट है pknick.net, सॉरी ये pknick.net नहीं है, हम क्या करते हैं गूगल में लिख लेते हैं pknick। ये बेसिकली पाकिस्तानी जो pk.edu.pk ऐसे डोमेन्स रजिस्टर कराने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। यहाँ पे आप .pk इसको इसमें रजिस्टर करा सकते हैं, उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर अदर वेबसाइट्स में आप .com .org .net .info कोई भी आप पैसा दे रहे हो तो उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। और जो है बेसिकली दूसरी जो जैसे GoDaddy है, ये आपको आमतौर पे जो है वो .com .edu.pk और .pk ये नहीं देता, तो आप वो pk निक से जो है वो ले सकते हैं। तो ये जो कंसेप्ट था कि हम वेब होस्टिंग लेते हैं और डोमेन लेते हैं। ठीक है, तो डोमेन रजिस्टर कराते हैं, उसमें अगर आप वेब होस्टिंग भी लेते हैं, अगर दोनों आपने साथ लिए तो ठीक है, वरना जिस भी कंपनी से वेब होस्टिंग लेते हैं तो वो आपको जब आप ऑर्डर कंप्लीट करेंगे, पेमेंट कर देंगे, तो आपको ईमेल करेंगे कि आपके सी पैनल की इंफॉर्मेशन ये है, सी पैनल का यूज़र नेम ये है, पासवर्ड ये है, और उसके अलावा आपका जो नेम सर्वर्स हैं वो ये हैं। ठीक है, तो नेम सर्वर्स आर असेंशियल फॉर डोमेन्स, ठीक है, कि ताकि वो डोमेन जो है आपके होस्टिंग पे लाने के लिए हमें उनके नेम सर्वर जो है वो चेंज करने होते हैं। देन अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग कंसेप्ट, देखिए अपलोड या डाउनलोड आप पे डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पे मैंने पूरी वेबसाइट जो है अब बना ली, अब मैं यहाँ पे इसको अपलोड कर सकता हूँ। मैं कोई भी वेब पेज बना के मैं यहाँ पे कोई भी इमेज है कुछ भी है यहाँ पे मैं उसको अपलोड कर सकता हूँ। कैसे करूँगा, मैं आऊँगा यहाँ पे ये सी पैनल है बेसिकली, ठीक है, आप आएंगे यहाँ पे देखिए मेरे सारे फाइल मौजूद हैं, वेबसाइट मेरी है तो उसके तमाम फाइल्स जो हैं वो इसमें मौजूद हैं। आप यहाँ से फाइल अपलोड कर सकते हैं। अक्सर जो है आप जब पूरी वेबसाइट जो है आप जो जिप फोल्डर होता है वो अपलोड करके आप एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पे इसमें लाइव भी काम कर सकते हैं। जैसे सपोज ये index.php है, मैं इसको एडिट करना चाह रहा हूँ, मैं एडिट करूँगा तो मैं यहाँ पे इसको डायरेक्ट एडिट कर सकता हूँ। ठीक है,
तो मैं यहाँ पे भी काम कर सकता हूँ, मतलब यहाँ पे हम नए HTML PHP या ASP वगैरह के मतलब जो भी जिस भी लैंग्वेज पे काम किया जा रहा है, तो आप सी पैनल जो कंट्रोल पैनल आपके होंगे उसमें आप डायरेक्ट फाइल बना सकते हैं, आप फोल्डर बना सकते हैं, आप इनको कॉपी कर सकते हैं, आप इनको मूव कर सकते हैं, आप इनको अपलोड कर सकते हैं और आप इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। अच्छा, एक तरीका होता है सी पैनल, यानी अगर मैं आप कह रहा हूँ कि मेरी वेबसाइट के लिए आप काम करो, तो मैं क्या क्या तरीके आपसे ले किस किस तरीके से मैं आपसे काम ले सकता हूँ। एक तरीका मैं ये दे सकता हूँ कि आप मेरी वेबसाइट बना के या पेजेस बना के ये काम करके मुझे यूएसबी में दो, मुझे ईमेल करो, या गूगल ड्राइव में रख दो, ड्रॉप बॉक्स में रखो, ठीक है, और मुझे वो शेयर करो। एक तरीका ये हो गया, मतलब ये आपका। कि दूसरा तरीका क्या होता है, मैं आपको सी पैनल का यूजर नेम और पासवर्ड दे सकता हूँ, जहाँ पे आप डायरेक्ट फाइल बना सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। तीसरा तरीका, आपको मैं FTP हर जब भी आपको किसी से होस्टिंग लेंगे तो वो आपको जो मेन इंफॉर्मेशन भी देंगे अपने होस्टिंग की, कि क्या नेम सर्वर्स क्या हैं और यूज़र नेम क्या है, पासवर्ड क्या है उसका, और आप बाद में चेंज भी कर सकते हैं, अपने मर्जी से रख सकते हैं। आपको उसके साथ साथ FTP की इंफॉर्मेशन देते हैं कि आपकी FTP का यूज़र ये है और पासवर्ड ये है। अगर आप किसी को भी वो चीज़ें शेयर कर दें तो वो आपके जो मीन्स, आप अगर किसी को FTP के जरिए काम ले रहे हैं, मैं ले रहा हूँ, तो उसके पास कौन सा सॉफ्टवेयर होना चाहिए, FTP का कोई सॉफ्टवेयर होना चाहिए, जैसे फाइलज़िला आप इजीली जो है फाइल हीपो वगैरह से आप डाउनलोड कर सकते हो। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो FTP का सॉफ्टवेयर है। तो मैं अगर आपको कह रहा हूँ कि भाई आप फाइलज़िला इंस्टॉल करो, मैं फाइल हीपो लिखता हूँ, filehipo.com। यहाँ पे हम लिखते हैं फाइलज़िला। तो ये फाइलज़िला बेसिकली एक FTP का प्रोग्राम है, ठीक है। इसको आप इंस्टॉल करेंगे, डाउनलोड करेंगे और फिर इंस्टॉल करेंगे। तो इसमें ये आपसे मांगेगा क्या, ये आपसे मांगेगा FTP का यूज़र नेम और पासवर्ड। अगर आपको कोई भी बंदा ये कह रहा है कि आप मेरे FTP साइट पे फाइल अपलोड करें, तो वो आपको लाजमी FTP का यूज़र नेम देगा और पासवर्ड देगा, जो कि आप यहाँ पे इसके ऊपर ही लिखा होगा, यूज़र नेम और पासवर्ड आप डाल के आप उसको लॉगिन करेंगे तो आपके सारी जो मतलब लिस्ट होगी उस वेबसाइट की या उस मतलब जहाँ जिसके लिए भी काम कर रहे हो, तो उनके तमाम फाइल्स की आपके पास लिस्ट आ जाएगी फाइलज़िला के अंदर। और जस्ट क्या करो, वहाँ पे अपलोड कर सकते हो, उनको डाउनलोड भी कर सकते हो। तो यही कंसेप्ट था कि वेब होस्टिंग, नेम सर्वर, अपलोडिंग और डाउनलोडिंग कैसे होगी, और FTP का थोड़ा बहुत मैंने कंसेप्ट बता दिया। मीन्स ये वेब डिज़ाइनर्स के लिए तो ये काफ़ी है, ठीक है। और आप खुद भी इसको इंस्टॉल करो, फिर इसको चेक करके देखो कि फाइलज़िला कैसे काम कर रहा है और क्या मांग रहा है। इसी तरीके से जो है वो आप जो मुख्तलिफ होस्टिंग की कंपनी है वहाँ पे आप देखो, आप डोमेन जो है वो चेक करो। बेसिकली डोमेन रिसर्च है, SEO होता है वेबसाइट्स का, वो बहुत सारे कंसेप्ट हैं, वो भी इंशाल्लाह हम जो है कोर्स स्टार्ट करेंगे। लेकिन वो जो है हमारे जो डिटेल है वेब एडमिनिस्ट्रेशन की, या हम कहेंगे जो उसका बैकएंड पे काम होता है वो इस कोर्स का ऐसा नहीं होगा। ये कोर्स बेसिकली आपको सिखाएगा कि आप अच्छी सी वेबसाइट्स कैसे डिज़ाइन करो, ठीक है। तो जो है आज के जो मतलब इस सेशन के हमने टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और उसके अलावा जो बेल आइकन है उस पर आप क्लिक करें, ताकि जो हमारे जो भी नए वीडियो हों उनकी नोटिफिकेशंस आपको जो है मिलें। और उसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्यूरी है, आपका कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़ जी।